केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्न पर हम लोग मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े थे। इस टर्न पर हम लोग मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या वही संशोधित आवर्त सारणी के कुछ विशेष तथ्य पढ़ेंगे। विशेष तथ्य इसमें क्या है देखेंगे। तो फर्स्ट है प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व, टिपिकल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो द्वितीय आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में दो तत्व होते हैं देखेंगे, एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है। उसमें उसके बाद द्वितीय आवर्त में कौन से तत्व होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद नियान आता है। उसके बाद यहाँ आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। इन द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के तत्वों को ही हम प्रतिरूपी तत्व कहते हैं या निरूपक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने अपने वर्ग के, जैसे नीचे वर्ग आएगा ना यहाँ पे, जैसे देखेंगे बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होगा ना, अपने अपने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांसियम, बेरियम, रेडियम होगा ना। ये अपने अपने वर्ग के दो आवर्त के जो तत्व हैं, ये अपने अपने वर्ग के इन अन्य तत्वों को, जो अन्य तत्व नीचे आएंगे, इनके गुणों को, सामान्य गुणों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई रिप्रेजेंट करे, जैसे कोई एक टीम है तो उसमें एक ही ना रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको दो लोग रिप्रेजेंट करे चाहे एक रिप्रेजेंट करे पूरी टीम को। इसी तरह से ये तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्व अपने अपने वर्ग के अन्य तत्वों के सामान्य गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इनको हम प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं। आप देख लेंगे इसमें प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। तो द्वितीय आवर्त के हल्के तत्व, जैसे देखेंगे द्वितीय आवर्त के यहाँ बनाया गया हल्के तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन तृतीय आवर्त के उन तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, उनके गुणों से मिलते जुलते हैं, जो उनके विकर्णी अभिमुख होते हैं। ऐसे विकर्णी अभिमुख होते हैं, डायगोनली अपोजिट। ठीक ना। जैसे लिथियम क्या होगा, मैग्नीशियम से, लिथियम में लिखेंगे, यहाँ लिखा है ऐसे, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरान सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो द्वितीय आवर्त के हल्के तत्व यहाँ बताया गया है यही चीज। द्वितीय आवर्त के हल्के तत्व जैसे मान लीजिए कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, यहाँ मान लीजिए हम ले लें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। हल्के तो जैसे लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्युमिनियम से, बोरान सिलिकॉन से। इनके विकर्णी अभिमुख डायगोनली क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उनसे गुणों में क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध। पूछा भी जाता है लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा, मैग्नीशियम। बोरान किसके साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा, सिलिकॉन से। ठीक है। विकर्ण संबंध का कारण क्या है देखेंगे। विकर्ण संबंध का कारण है इनकी उन तत्वों की लगभग समान परमाणु त्रिज्या और नाभ की आवेश लगभग क्या होना है, समान होना। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, लगभग उनकी समान होती है। ठीक है। उसके बाद आएंगे आप सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट्स। सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट्स। तृतीय आवर्त के हल्के तत्व, तृतीय आवर्त में अब आ जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए कि पहले आवर्त में क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और हीलियम होते हैं। द्वितीय आवर्त में क्या होता है, लिथियम या बेरिलियम, बोरान, ऐसे आता है हल्के तत्व। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम तत्व, सोडियम मैग्नीशियम। तो सोडियम है और यह मैग्नीशियम, यानी तृतीय आवर्त के तत्व हैं। तो तृतीय आवर्त के हल्के तत्व अपने शेष उपवर्गों, शेष उपवर्ग लिथियम के बाद क्या होता है, जैसे यह फर्स्ट ए है, मेंडलीव आवर्त सारणी में यह फर्स्ट ए है और यह सेकेंड वाला सेकेंड ए है। अब फर्स्ट बी इधर होता है, फर्स्ट बी डी ब्लॉक में होता है, देखेंगे आप। कापर जैसे होता है ना, कापर AgAu, तो इसमें मान लीजिए लिथियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो तृतीय आवर्त के जो हल्के तत्व हैं अपने वर्ग के अन्य तत्वों, जैसे यह सोडियम क्या होगा, इसके साथ तो गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। इसके साथ ही साथ फर्स्ट बी का जो तत्व होंगे, तो फर्स्ट बी का तत्व क्या है देखेंगे, Cu, Ag और Au। इसके भी साथ क्या करेगा, वह गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। इसी को हम सेतु कहते हैं।
तृतीय आवर्त के हल्के तत्व अपने उपवर्ग के अन्य तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, इन्हें ही हम सेतु तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया पहले आवर्त में, लिथियम दूसरे आवर्त में, सोडियम तीसरे आवर्त में। तो अब सोडियम के साथ बात क्या आएगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसके फर्स्ट ए का तो है ही है, ये तो पूरा फर्स्ट ए का है ही। इसके साथ यह फर्स्ट बी का है, जैसे यहाँ लिखेंगे कापर एजी ए। इन दोनों के साथ क्या होता है, गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, मतलब सेतु का काम करता है, इसीलिए इसको देखेंगे यहाँ पे सेतु तत्व कहते हैं। इसी तरह से तृतीय आवर्त में मैग्नीशियम आएगा, लिथियम के बाद मैग्नीशियम आएगा ना। मैग्नीशियम तो क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम है, सेकेंड हो गया। और सेकेंड बी में आप देखेंगे आवर्त सारणी में जिंक, कैडमियम, एच है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, उसके साथ फर्स्ट ए के साथ भी शेष और सेकेंड बी के साथ भी गुणों में क्या करता है, सेतु का काम करता है, मतलब समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको सेतु तत्व कहते हैं। उसके बाद देखेंगे नॉर्मल तत्व क्या है, पूछा था सेतु तत्व कौन है। अब ये टू आप याद कर लेंगे, आवर्त सारणी याद होगी तभी देखिए आप कर पाएंगे। आवर्त सारणी को याद होना बहुत ही जरूरी है। जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं उन्हें हम नॉर्मल तत्व कहते हैं। उपवर्ग के सभी तत्व उपवर्ग ए के सभी तत्व क्या हैं, नॉर्मल तत्व हैं। जितने भी उपवर्ग हैं उसके सभी तत्व जो होते हैं क्या होते हैं, उपवर्ग ए के सभी तत्व क्या होते हैं, नॉर्मल तत्व होते हैं। मतलब हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे बना होगा ना, जैसे देखेंगे दो वर्ग, एक फर्स्ट ए और सेकेंड ए, फिर यहाँ बीच में डी ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक होता है, इसमें देखेंगे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, है ना। वही सभी ए उपवर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, हम नॉर्मल तत्व कहते हैं। असंक्रमण तत्व सभी बी उपवर्ग के तत्वों को, संक्रमण तत्व की परिभाषा जब आधुनिक पढ़ेंगे तो उसमें दूसरी आएगी, डी ब्लॉक तत्व आएगी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर भी मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी के आधार पर सभी बी उपवर्ग एवं 8वें वर्ग के तत्व को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं। लैंथेनाइड तत्वों को हम दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ EARTH, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि यह दुर्लभ मतलब ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, दुर्लभ खनिजों से क्या होते हैं या अयस्कों से क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए हम इसको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ठीक है, अब आप आ जाएंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी। क्या जाएंगे, दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे जैसे बुक से क्या करेंगे, जैसे मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी दिया है, तो मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी जो मैं ऊपर पढ़ाया हूँ, पिछले टर्म पढ़ाया था, तो उसके कुछ लाभ भी हैं, कुछ दोष भी हैं। तो लाभ और दोष क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। लाभ तो क्या हुआ, ये जैसे नए तत्वों की खोज में सुविधा, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा, ये सब आप पढ़े ही हैं। लाभ जैसे उसमें पढ़े हैं। इसमें दोष में क्या है, हाइड्रोजन का स्थान क्या है, विवादास्पद है। उसे प्रथम वर्ग के जैसे फर्स्ट ए वर्ग के जैसे यहाँ भी रखा जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और सातवें वर्ग के सातवें ए वर्ग के साथ जैसे हाइड्रोजनों के साथ भी रखा जाता है फ्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ रखा जाता है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में क्या है, विवादास्पद है। और दूसरा दोष क्या है उसमें, अभी इसमें अक्रियगत तत्वों के लिए उचित स्थान न होना। तीसरा दोष क्या है, लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्वों के लिए आवर्त सारणी में उचित स्थान न होना। तो इस तरह से यह दोष है, ठीक ना। ये चीज़ें आप कर लेंगे, उसमें पढ़ लेंगे, आप बुक में दिया होगा। सीधा मैं यहाँ पे दीर्घाकार आवर्त सारणी बता रहा हूँ, ठीक है। तो राग, तीन वैज्ञानिकों ने, राग, बर्नर और बरी नामक वैज्ञानिकों ने बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परमाणु का एक मतलब एक सारणी निर्मित की, जिसे हम दीर्घाकार मतलब लॉन्ग फार्म और एक्सटेंडेड फार्म और प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी को हम बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, क्योंकि यह बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या है, आधारित है। इस सारणी की आवर्त सारणी के मुख्य बिंदु इसमें क्या है, निम्नलिखित हैं। इस आवर्त सारणी में जैसे जो आप आवर्त सारणी देखे हैं, पिछले टर्म पे भी बताया गया था, कुल कितने, एक आवर्त सारणी आप साथ में रख लेंगे। आवर्त सारणी क्या करेंगे, साथ में रख लेंगे। इस आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कॉलम होते हैं, ऐसे 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं, ठीक है ना, 7। और कितने खड़े कॉलम होते हैं, ऐसे
18 ऊर्ध्वाधर खाना होते हैं, ऐसे 18 होंगे। तो जो क्षैतिज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, पीरियड। और जो खड़े होते हैं उनको वर्ग या समूह या इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यह चीज़? हाँ। इस आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया, उनको प्रमाण क्रमांक, जैसे पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन का प्रमाण क्रमांक 1 है, हीलियम का प्रमाण क्रमांक 2 है। उसके बाद लिथियम का 3 होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान का 10 होता है। मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे आप विभिन्न आवर्तों में तत्वों को उनके बढ़ते हुए प्रमाण क्रमांक के क्रम में रखा गया है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, प्रत्येक आवर्त जो होती है, प्रत्येक आवर्त का जो तत्व होगा एक मुख्य क्वांटम संख्या से शुरू होगी। प्रत्येक आवर्त एक मुख्य क्वांटम संख्या के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरने से शुरू होता है। जैसे एच का इलेक्ट्रॉनिक एच और है ना, तो ये पहला आवर्त है देखेंगे। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या होता है 1s1, और इसका क्या होता है 1s2। तो अब पहला कोश समाप्त हो गया कि नहीं समाप्त हो गया। और दूसरा देखेंगे क्या है आपका, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2, इसका 3 होता है ना, तो 1s2 2s1, 2s1, इसका 2s2, फिर इसका 1s2, 2s2 के बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद बेरिलियम के बोरान के बाद 2p1, इसका अगले वाले का कार्बन का 2p2, उसका 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, इसका फ्लोरीन का 2p5 और नियान का 2p6। मतलब दूसरा कोष जो ही समाप्त होगा दूसरे कोष से भरना प्रारंभ होगा अगला नया आवर्त। इस तरह से तीसरा आवर्त तीसरे कोष से 3s1, 3s2 से इससे प्रारंभ होगा, और जब वो समाप्त होगा तो क्या हो जाएगा, वो आवर्त भी समाप्त हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट यही है, आपको पढ़ लें यहाँ पे, तीसरा पॉइंट पढ़ें। प्रत्येक आवर्त एक नए मुख्य क्वांटम संख्या n के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरने के साथ शुरू होती है और पूर्ण होने के साथ आवर्त क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। समूह वर्ग के मतलब समूह या वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस तत्व कहते ही हैं। वर्ग एक में जो तत्व होते हैं, जैसे वर्ग एक में जो तत्व होते हैं उनको हम क्षारीय धातुएं हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर कौन कौन से तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। वर्ग दो के तत्वों को बेरिलियम, वर्ग दो में कौन कौन से तत्व देखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांसियम, बेरियम, रेडियम, इनको हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। संक्रमण तत्वों को वर्ग 3 से 12 तक रखा गया है। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों का आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है। इसमें मैं आपको बताया हूँ लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक है, एक्टिनाइड कहाँ से कहाँ तक है। पिछले लेक्चर के वीडियो में आप देखेंगे मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी में सब चीज़ें बताया गया है। लेंथेनाइड लेंथेनम के आगे 57 के आगे 58 से लेकर 71 तक, सीरियम से लेकर प्रोसिडानियम तक। एक्टिनाइड क्या है, एक्टिनियम 89 के आगे के 90 से लेकर 103 तक, मतलब थोरियम से लेकर लारेंसियम तक। ठीक ना, उसमें आपको ट्रांस यूरेनियम, परा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि क्या करिए, इस चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय मनोज सर को सब्सक्राइब कर लें कि पिछला वीडियो भी आप देख कर जान जाए, तो वो चीज़ आप वहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जैसे जो क्या है, छठवां पॉइंट, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉकों यानी कि 4 खंडों में विभाजित किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी ब्लॉक, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके बाह्य कोश के पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आप आगे जानेंगे। ठीक है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत सारा जैसे जो था डिटेल में आप आवर्त सारणी देख लेंगे, आप उससे समझेंगे कहाँ पे क्या चीज़ रखी गई है, कहाँ पे क्या चीज़ है, वर्ग कहाँ पे, आवर्त क्या है। जैसा कि मैं आपको पिछले टर्न पे भी बताया था, आवर्त सारणी के लिए आप क्या करेंगे, अपने जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पे एक आवर्त सारणी की फ़ोटो कापी करा के चस्पा कर लेंगे, और जब पढ़ते रहेंगे तो उसमें देखते रहेंगे। ठीक है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के बहुत से दोषों को दूर हो गए, लेकिन फिर भी निम्नलिखित दोष रह गए। पहला, अभी हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान, अभी हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, अभी भी हाइड्रोजन का। इसे प्रथम वर्ग के क्षार धातुओं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिब्यूडियम, सीजियम, फ्रांसियम के साथ भी रखा गया है, और हैलोजनों के साथ भी, एच,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब 17वें वर्ग, 17वां वर्ग है इसमें। आप देखेंगे 17वें वर्ग प्रथम वर्ग के साथ भी रखा गया और 17वें वर्ग के साथ भी रखा गया, क्योंकि यह इसके साथ भी गुणों में समानता प्रदर्शित करता है और इनके साथ, इन दोनों इसके साथ भी और इनके साथ भी गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन का स्थान अभी भी आवर्त सारणी में क्या है, निश्चित नहीं है। और दूसरा इसमें कमी क्या था, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों के आवर्त सारणी के बाहर रखना। अभी देखेंगे जो आवर्त सारणी आपका बनाई गई है, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, फिर पी ब्लॉक है, और नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दो श्रेणियाँ ऐसे आपकी दी गई हैं, दी गई है ना, ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। इसको आवर्त सारणी से बाहर रखा गया इन तत्वों को, 14 तत्वों को, कुल 28 तत्व है। इसी को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो यही दो महत्वपूर्ण था जो अभी भी आवर्त सारणी में बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक नया नियम यहाँ देखेंगे आप, 100 से अधिक प्रमाण क्रमांक वाले तत्वों के आईपीएससी नामकरण के नियम। मतलब जिन तत्वों का प्रमाण क्रमांक 100 से अधिक है, जैसे मान लीजिए कि 101 है, 101 है, 102 है, तो उसका आईपीएससी नामकरण के नियम अलग अलग दिया है। जैसे किताब में देखेंगे उसका नाम जिसने खोज किया था तत्व, जैसे देखेंगे आप यूरेनियम, आपको बताएं यूरेनियम 92 के आगे के तत्व वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधियों से बनाए गए हैं, जिसे हम परा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। आपको ऑलरेडी मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो 100 से अधिक तत्वों का नामकरण हम किस कर सकते हैं, तो किसी तत्व का नाम नीचे दिए गए सारणी में आंकिक मूलों का उपयोग करते हुए सीधे उसके प्रमाण क्रमांक से व्युत्पत्ति होना चाहिए। प्रमाण क्रमांक जैसे मान लीजिए 100 है, जैसे 101 है, तो या 100 मान लीजिए कि 7 है, जो भी चीज़ है प्रमाण क्रमांक, तो उससे व्युत्पन्न होना चाहिए। तो कैसे व्युत्पन्न होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रमाण क्रमांक में उपस्थित अंक, जैसे यदि 01, जैसे एक जीरो है ना, यहाँ पे लिखा गया है, इसमें एक है, जीरो है, या एक है, जीरो है, 7 अंक के लिए, और उसके लिए आंकिक मूल्य रखा गया, उसका संक्षिप्त रूप रखा गया। मतलब 0 के लिए हम लिखेंगे नील, NIL, 1 के लिए लिखेंगे अन, 2 के लिखेंगे बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट। आप आईपीएससी नामकरण में हाइड्रोकार्बन में हेप्ट पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर सेप्ट है। 8 के लिए आक्ट, 9 के लिए यहाँ पे इन है, 9 के लिए क्या है, इन, ENN। सबका संक्षिप्त रूप है, देखेंगे सब संक्षिप्त रूप, पहला लेटर है, सभी का पहला लेटर है। देखेंगे नील का N, अन का U, बाई का B, ट्राई का T, क्यूएट का Q, पेंट का P, हेक्स का H, सेप्ट का S, आक्ट का O, इन का E। तो सबसे पहले हम इस अंक को लिखते हैं, ठीक ना। उसके बाद जैसे प्रमाण क्रमांक के क्रम में जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 105 का लिखना है क्रम में, उसी क्रम में लिखते हैं ना। तो 1 के लिए क्या है देखेंगे, अन, 0 के लिए क्या है देखेंगे, नील, अब 5 के लिए क्या है देखेंगे, पेंट, है ना। उसी क्रम में हम लिखते हैं जिसका नाम लिखना रहता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, ईएम जोड़ देते हैं, IUM। तो अननील पेंटियम क्या हो जाएगा इसका, अननील पेंटियम। और संकेत क्या लिखते हैं उसका, जो उसका संक्षिप्त रूप यहाँ लिखा गया है। 1 के लिए संक्षिप्त रूप क्या देखेंगे, इसका संकेत इस तत्व का क्या हो जाएगा, U। 0 के लिए संक्षिप्त रूप क्या है देखें, नील के लिए N है ना, N। पेंट, P के लिए, पेंट के लिए क्या लिखा गया देखेंगे, P, UNP। इस तत्व का संकेत यही होगा, ठीक है ना। तो दूसरे पॉइंट में यही लिखा गया देखेंगे। आंकिक मूल्यों को हम क्या करते हैं उपस्थित अंकों के क्रम में एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। अंत में EM जोड़ देते हैं और तत्व के संकेत को आंकिक मूल्यों के साथ जोड़कर हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ नीचे उदाहरण दिया गया, उदाहरण आप देख लें, यहाँ पे 2 देख लें, मैं बता रहा हूँ, कोई भी जैसे आप ले लें, जैसे मान लीजिए आप कोई भी ले लें यहाँ पे उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि आप ले लें, हमको लिखना है 109 का लिखना है। तो 1 के लिए क्या है देखेंगे, अन, 0 के लिए क्या है देखेंगे, नील, और 9 के लिए क्या है देखेंगे, इन, INN, अननील इन। लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, EM, सभी में यह चीज़ आप याद करेंगे, ये चीज़ याद करेंगे। और संक्षिप्त रूप क्या है, अन का संक्षिप्त रूप U,
नील का संक्षिप्त रूप एन, इन का संक्षिप्त रूप ई, इसका संकेत यह हो जाएगा। कैपिटल, पहला कैपिटल लिखते हैं, ध्यान देंगे संकेत में हमेशा पहला क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं, यू एन ई। मान लीजिए आपको 118 का लिखना है, 118 के लिए हम देखें क्या लिखेंगे। 118 के लिए तो एक के लिए क्या है, 118 के लिखना है, देखेंगे एक के लिए अन, फिर अन, एक फिर आया ना, 8 के लिए आक्ट, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ईयम, इसका आईपीएससी नाम यही हो जाएगा, अन अन आक्टियम। संकेत क्या हो जाएगा, यू, कैपिटल यू हो गया अन का, फिर इस अन का स्मॉल यू, फिर आक्ट का स्मॉल ओ, कैपिटल यू यू ओ। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। तो इसमें यह है, पहला लेटर ही याद करना है, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई। तो किसी भी 100 से अधिक किसी भी प्रमाण क्रमांक का आपको संकेत लिखना हो और नाम लिखना हो आईपीएससी पद्धति में, तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में ये सब चीज़ आप सीख लेंगे और पीछे के लेक्चरों को भी पढ़ने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है ना, पढ़ेंगे आप पीछे की चीज़ें, जो चीज़ें, तभी आपको मज़ा आएगा। केमिस्ट्री क्लासेस बाय मनोज सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज के क्लास में इतना ही आप लोगों का बहुत बहुत